गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आप तीनों लोग उठ के आगे आइए, लास्ट थ्री, और वो लास्ट वाला फैन ऑफ करिए। आगे इधर फ्रंट, हार्दिक, रौनक एंड तनिष। आजा आजा, जल्दी आजा। बिल्कुल आगे नहीं बिठा रहा हूँ, पीछे बिठा रहा हूँ। जल्दी आ। वो फैन को ऑफ करके आ, लास्ट वाले को। ठीक है। So the next chapter in our revision session is chapter number 4. The chapter name is linear equations in two variables. So everyone please note down the heading. The new students जिनको notes बनाने हैं, heading note down करो, linear equations in two variables. Okay? और आशीष, आप जाते टाइम मिलके जाएंगे। आप जाते टाइम मिलके जाएंगे, ठीक है? आप जाते टाइम मुझसे मिलके जाएंगे। नहीं आप नहीं, हाँ आप भी आ जाना। उसको नंबर देने के लिए थोड़ा मिलने के लिए बेटा। नंबर तो देने सर, पहली बार तो रुक जाता, इतनी टेंशन थी तो। ठीक है, आई डोंट केयर, इफ यू डोंट केयर आई टू डोंट केयर। ठीक है, कितना भी अर्जेंट काम हो आदमी आधे घंटे के लिए रुक सकता है। जब आपको परवाह नहीं है तो कोई यहाँ पे किसी का नौकर नहीं। परमिशन लेके गया था। आपको पता है एनालिसिस क्लास में क्या होता है? आपको पता है जितने बच्चे आते हैं उनकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होती है? आपको पता है कि नहीं पता है? जब आप नहीं आए हो तो आपकी कॉपी क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगी? नहीं होगी ना। चेक आपसे ही करवाता हूँ ना मैं, पहली बार टेस्ट दे रहे हो क्या आप? आपको टेंशन होनी चाहिए थी कि मैं जो है नहीं रहूंगा तो मेरी कॉपी कौन चेक करेगा। पहली बार तो इतना अच्छा पेपर दिया है मैंने, ये टेंशन आप करते, पर आपको कोई और जरूरी काम था तो अब भुगतो आप। हाँ जी, चलें। सो हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? चलो, अब जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ पे फोकस करो। चैप्टर नंबर 3 जितना इजी है ये भी चैप्टर नंबर 4, तो आप चैप्टर नंबर 4 में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये दो ही स्कोरिंग चैप्टर, एंड इवन चैप्टर नंबर 1 भी स्कोरिंग ही है। 1, 3 एंड 4 ये तीन चैप्टर्स तो स्कोरिंग कैटेगरी में ही माने जाएंगे। ठीक है। टॉपिक नेम इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पिछली बार की तरह हम पहले ओरली समझेंगे एंड देन फिर रिटर्न नोट्स है हमारे पास, वो आपको कॉपी करने हैं समझ समझ के। ओके, ठीक है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को ब्रेक करते हैं। इसके नाम का हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, नॉट ओनली इन मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में जब चैप्टर स्टार्ट करो तो उसका टाइटल समझो। आधी स्टोरी तो टाइटल बता देता है, और टाइटल समझ में आ जाता है ना तो खुद को इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है चैप्टर में कि चैप्टर में क्या होने वाला है। ठीक है। जब टाइटल ही समझ में नहीं आएगा तो स्टोरी में मजा नहीं आएगा। जैसे सपोज करो मैं देखने गया टाइगर जिंदा है, तो मुझे पता है इस मूवी में टाइगर जिंदा है, तो मुझे पता है इस मूवी में, पिछली मूवी में मरता हुआ दिखा दिया होगा तो इस मूवी में जिंदा करेंगे। तो टाइटल पता चला तो स्टोरी में इंटरेस्ट आया, आया नहीं आया? और सपोज करो हम बिना टाइटल जाने ही घुस जाए, तो ना तो हमको टाइटल पता, हम स्टोरी हम समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है स्टोरी, लेकिन टाइम लगेगा समझने में। और हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम इंटरेस्ट खो दें और उठ के आ जाएं, यार पता नहीं क्या मूवी चल रही है। हो सकता है ना ऐसा? ऐसा ही चैप्टर में भी होगा कि आप एक एक पॉइंट ऑफ, अब आप उठ के तो नहीं जा सकते हो, नहीं तो मैं पेरेंट्स को फोन कर दूं, लेकिन आप मतलब आप फिजिकली यहाँ बैठे रहोगे लेकिन आप मेंटली बाहर चले जाओगे क्लास से। आप अपना इंटरेस्ट खो दोगे चैप्टर में क्योंकि आपको टाइटल ही नहीं पता, तो स्टोरी में क्या मजा आएगा? समझ गए क्या क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है। इसका मतलब समझते हैं। इसको मैं ब्रेक करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मैथ्स के लिहाज से। मैथ्स आगे वाली पूरी मैथ्स इस वर्ड से ही चलेगी। आने वाली पूरी मैथ्स 10th में, 11th में, 12th में पूरी मैथ्स इक्वेशन से ही चलेगी। इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे हर प्रकार के करीब करीब क्वेश्चंस। ओके, तो इक्वेशन का मतलब समझते हैं। तो इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। आपने कई बार ये वर्ड्स अपने घर पे बोलते सुनते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि यार समीकरण नहीं बैठ रहा, यार कोई एक प्रॉब्लम है सामने, वो सॉल्व नहीं हो पा रही, समीकरण नहीं बैठ पा रहा, यार बैलेंस नहीं बैठ पा रहा। समीकरण मत सीधा बैठ, स्ट्रेट। समीकरण नहीं बैठ पा रहा मतलब बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, यानी जो चीज मैं करना चाह रहा हूं उस बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा आ रहा है और वो काम हो नहीं पा रहा, बैलेंस नहीं हो पा रहा वो। ठीक है। तो करीब करीब वैसा ही मैथमेटिकल मीनिंग, अब एग्जैक्टली वो तो मीनिंग नहीं है लेकिन मैथमेटिकल इंप्लीकेशन भी करीब करीब वैसा ही है। इक्वेशन मैथ्स के अंदर क्या होती है? एक
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सर पॉलिनोमियल भी होता था, like x plus y algebraic expression, like x square plus 2x plus 1 algebraic expression, like y minus 3 algebraic expression। तो सर पॉलिनोमियल भी तो था algebraic expression। तो फिर पॉलिनोमियल और इक्वेशन एक ही चीज है क्या? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। मानता हूं पॉलिनोमियल भी algebraic expression था और इक्वेशन भी algebraic expression है, लेकिन फर्क ये है कि जैसे मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, फर्क समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं पॉलिनोमियल का। एक एग्जांपल दे दिया मैंने 2x plus 1, ये एक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं 3x - 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसको यहां से शुरू करके यहां खत्म कर दूं तो ये पॉलिनोमियल है। इसको भी मैं यहां से शुरू करके यहां खत्म कर दूं तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन इन दोनों पॉलिनोमियल को मैं साइमल्टेनियसली एक साथ रख दूं, 2x+1 को इधर और 3x - 2 को इधर, या उल्टा करके भी रख दूं, इसको इधर इसको इधर, और बीच में एक इक्वल टू का साइन लगा दूं। अब ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो, ये जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, पूरा एंड तक, इसको कहते हैं इक्वेशन। तो क्या समझे? इक्वेशन मींस इक्वेटिंग टू पॉलिनोमियल्स, इक्वेटिंग टू पॉलिनोमियल्स। दो पॉलिनोमियल्स को इक्वेट करना करते हैं जब, तो जो अरेंजमेंट बनता है या जो एक्सप्रेशन बनता है, जो चीज दिखाई देती है वहां पे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो अगर मैं पर्टिकुलरली इसकी बात करूं तो ये इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। पर्टिकुलरली इसकी बात करूं तो ये भी इक्वेशन नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है। पर दोनों को इक्वेट कर दिया बराबर के साइन से, इक्वेट हम इक्वल टू के साइन से ही करेंगे, इक्वेट कर दिया तो अब ये जो एक्सप्रेशन बना पूरा एंड, शुरू से लेके यहां से लेके यहां मत रुक जाना, पूरा एंड तक जाना, ये पूरा जो एक्सप्रेशन बना इसको मैं क्या कहता हूं? इक्वेशन। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर मैंने कांस्टेंट टर्म लिख दी जैसे 10, जैसे मैंने क्या लिख दी 10, तो 10 भी एक पॉलिनोमियल होता है, भूलना मत। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, चैप्टर नंबर 2 में सीखा है हमने, जिसकी डिग्री 0 होती है। 10 भी एक पॉलिनोमियल होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों जगह अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आए, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन भी आ सकता है 10, ये भी एक इक्वेशन मानी जाएगी, 2x+1 = 10, ये भी एक इक्वेशन मानी जाएगी। समझे क्या? जरूरी नहीं है कि दोनों जगह x और y वाली टर्म्स ही हो, कांस्टेंट टर्म्स भी रह सकती हैं, उसको भी इक्वेशन बोल सकते हैं। तो मोटा मोटा समझ में आया इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो हमने सीखा उसकी वो डेफिनेशन रिटर्न में क्या है उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, शुरू करें। अब फिर इक्वेशन के बाद की, अभी मैंने ये वर्ड छोड़ दिए, लीनियर छोड़ दिया, टू वेरिएबल छोड़ दिया, जितना मैंने सिखाया उसको लिख लेते हैं एक बार। ओके, चलो लेट्स राइट डाउन। तो पहली डेफिनेशन आपकी चैप्टर में रहेगी इक्वेशन। पहले तो हेडिंग, ये तो है चैप्टर हेडिंग और ये है सब हेडिंग इक्वेशन। स्टार्ट राइटिंग। जिन्होंने पहले नहीं लिखा हुआ उनको लिखना है, और जिन्होंने पहले लिख रखा है लेकिन कॉपी गुम गई, कॉपी नहीं लाए, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, उनको भी लिखना है, उनको भी लिखना है। पहले लिखा हुआ है? हाँ, क्या लिखा हुआ है देखो, और मैच करते चलो, जो पहले लिखा हुआ है वो मैच कर रहा है ना। हो सकता है कई बार हम गलत भी लिख देते हैं। ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स। अब सुनो, पॉलिनोमियल में टर्म्स हुआ करती थी, होती थी ना पॉलिनोमियल में, अलग 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 जो चीजें होती थी उनको टर्म्स बोलते थे। जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने 3x+1, तो उसमें 3x भी एक टर्म है और 1 भी एक टर्म है, यस नो? तो क्या कर रहे हैं हम? टर्म्स को अरेंज करने का एक सिस्टम बना रहे हैं, ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, सच दैट, इस प्रकार से बना रहे हैं, सच दैट इट कंसिस्ट ऑफ टू साइड्स, इस प्रकार का सिस्टम जिसमें दो साइड्स हो। कितनी साइड्स हो? दो साइड्स। एक साइड को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में LHS, और एक साइड को कहते हैं राइट हैंड साइड, शॉर्ट में RHS। एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स है जिसमें एक नहीं दो साइड्स हैं, एक LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक RHS राइट हैंड साइड, और दोनों साइड्स को हम इक्वेट करेंगे किससे? इक्वल टू के साइन। आगे सुनो, दोनों साइड्स में क्या होगा? पॉलिनोमियल्स होंगे। दोनों साइड्स में क्या होंगे? अभी इधर देखा हमने, इधर भी पॉलिनोमियल्स थे, इधर भी पॉलिनोमियल्स थे। पॉलिनोमियल्स ना लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। पॉलिनोमियल्स ना लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड क्या होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे। ओके फाइन। क्योंकि देखो, वैसे देखा जाए ना तो ज्यादा करेक्ट लिखना यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसका कारण सुनो, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में सीखा था कि कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रह जाते हैं, पॉलिनोमियल नहीं बन पाते हैं किसी न किसी कारण से। याद है? जिनकी जिनकी पावर जो है होल नंबर नहीं होती, याद है? जैसे मैंने कहा x की पावर -1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि -1 होल नंबर नहीं है। पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो।
तो ये x की पावर -1 पॉलिनोमियल नहीं है ना, लेकिन ये इक्वेशन में आ सकता है LHS या RHS में से कहीं पर भी, इधर भी या इधर भी। तो फिर अगर मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं तो फिर तो पॉलिनोमियल ही चाहिए। तो पॉलिनोमियल लिखना कायदे से तो गलत है। क्या लिखना चाहिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप एक काम करो, पॉलिनोमियल्स लिख के और ब्रैकेट में लिख दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ब्रैकेट में लिख दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है। इक्वेटेड, इक्वेटेड, इक्वेटेड का मतलब बैलेंस करना। इक्वेटेड ऑब्लिक बैलेंस ऑन बोथ साइड्स एंड देन इक्वल टू मार्क इन बिटवीन बोथ साइड्स। दोनों को इक्वेट करेंगे और उनके बीच में एक इक्वल टू का साइन लगाएंगे इस प्रकार। तो ये हो गई इक्वेशन की डेफिनेशन। बोलो आगे चले टाइटल की तरफ। इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर? आपको क्लियर है? आपका नाम भूल गया फिर से मैं। तारिश, आपको क्लियर है जो भी अभी समझाया? समझ में आया सब? तारिश का मतलब क्या होता है? तारों का राजा, तारों का राजा। जैसे लंकेश लंका का राजा, तो तारे से सितारों का राजा है। और रहता पता नहीं कहाँ है। ओके, तो किसी के सितारे अगर गर्दिश में तो इससे मांग लेना, ये राजा है उनका। ठीक है, मतलब सितारों का मतलब होता है लक। चलो आओ। तो वो टूटता हुआ तारा तो अच्छी बात होती है दिखना, उससे तो विश फुलफिल होती है, ऐसा कहते हैं लोग बाग, कहते हैं ना। कुछ भी नहीं होती, फालतू की बातें। शाहरुख खान ने एक बार क्या कह दिया, सब शुरू हो गए। ऊपर देखा है टूटता हुआ तेरा को देखना कोई अचुम्मा थोड़ी ना। अभी तक भी नहीं देखा? क्या बोल रही है? तू आता ही क्यों है? तू छुट्टियां कर परमानेंट, तुम सारे छुट्टी पे ही जाओ, और नहीं नहीं जाओगे तो मैं भेज दूंगा। चलो देखो नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन। आइए अब वापस टाइटल पे चलते हैं। सर ये तो आपने ना केवल इक्वेशन की डेफिनेशन बताई है, ये तो केवल आपने किसकी डेफिनेशन बताई है? सर टाइटल तो बहुत बड़ा है, इसके आगे लीनियर लिखा हुआ है, फिर ये टू वेरिएबल, ये क्या है तामझाम? पूरा तो बताओ, पूरा बताएं। तो अब इसके आगे लीनियर वर्ड लिखा हुआ है, उसके मायने समझते हैं। तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1। लीनियर का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1। अब डिग्री का क्या मतलब है सर? डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। तो फिर पूरी बात का क्या मतलब निकला? इस पूरी बात का ये मतलब निकला कि एक इक्वेशन जिसमें एलएचएस भी है, आरएचएस भी है। एलएचएस में भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आरएचएस में भी कुछ अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स हैं, इसमें भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स हैं, इधर भी टर्म्स हैं। उन टर्म्स में हाईएस्ट पावर जो होगी इधर उधर की दोनों की मिला के जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री होगी। जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी? वो डिग्री 1 होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए। तब उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तब उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? अब जो मैंने अभी बात की उसको एग्जांपल से देखते हैं। शुरू करें एग्जांपल। देखो सपोज करो मैं एक इक्वेशन लिखने वाला हूं, इधर देखो स्क्रीन पे मैंने एक इक्वेशन लिखी, 2x² प्लस 3x इक्वल टू 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब। ये एक इक्वेशन है ना, बोलो। इसमें एलएचएस में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें आरएचएस में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इक्वल टू के साइन से इसको इक्वेट किया जा रहा है। तो ये इक्वेशन है। अब राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड सबसे बड़ी पावर क्या देखी है आपको? पूरी देखनी है। कई बच्चे एलएचएस एलएचएस में देख लेते हैं, आरएचएस में देख, अरे आरएचएस भी इक्वेशन का ही पार्ट है। अगर आप केवल यहाँ पे देख रहे हो तो आप तो केवल पॉलिनोमियल की पावर देख रहे हो, फिर आप इक्वेशन की कहाँ देख रहे हो? फिर तो आप पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस करना ही नहीं सीख पाए, समझे? तो आपको टिल द एंड देखनी है। तो टिल द एंड कौन सी सबसे बड़ी पावर दिखाई दी? 4। तो 4 है, तो इस सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री 4 है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 4। मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो अब ऐसा एग्जांपल सोचना है जिसमें डिग्री क्या हो? 1, हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। तो हाईएस्ट डिग्री 1 वाले बहुत ही इजी सी इक्वेशंस बनती हैं, लाइक 3x प्लस 5 इक्वल टू 10।
ठीक है, या 10 - 2x लिख लो। देखो इसमें हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। देखो इसकी पावर क्या है 1, कुछ पावर नहीं है, दैट मींस 1 पावर है। और कांस्टेंट की पावर हमेशा 0 होती है, कांस्टेंट की पावर हमेशा 0 होती है, 0 पॉलिनोमियल होता है ये। अगर कांस्टेंट पावर 0 और इसमें भी हाईएस्ट पावर 1, तो 1 0 0 1, हाईएस्ट 1 हुई, हाईएस्ट 1 हुई कि नहीं हुई? तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है? लीनियर वर्ड लगने के मायने समझ में आ गए सबको? कोई डाउट बताओ? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर 1 क्या होती है? एक्स वाली टर्म्स। हाईएस्ट पावर 1 मतलब 1 पावर वाली टर्म्स क्या होती हैं? एक्स वाली टर्म्स, जिसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्स क्यूब, सिंपली एक्स होना चाहिए। तो एक्स है तो सिंपली उसकी पावर 1 है, और उससे बड़ी कुछ होनी नहीं चाहिए। यानी एक्स वाली टर्म्स वाली जो इक्वेशन होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर। जरूरी नहीं है एक्स, कल को वाई भी आ सकता है, मतलब कुल मिला के पावर बढ़नी नहीं चाहिए, पावर 1 ही रहनी चाहिए। समझे क्या? समझ गए? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन के बाद फिर क्या लिखा हुआ है? टू वेरिएबल। अब ये क्या तामझाम है, ये क्या तामझाम है? तो आप देखिए अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, इसमें वेरिएबल पार्ट ये था, वेरिएबल पार्ट ये था। तो कोई कहे कितने वेरिएबल हैं, तो आप कहोगे 2 हैं सर, एक एलएचएस में एक आरएचएस में। आपका जवाब सही है, आपका जवाब सही है, मेरा सवाल ही गलत है। मैंने कहा कितने वेरिएबल्स हैं, तो आप ऑब्वियसली कहोगे 2 वेरिएबल्स हैं। अब मेरा सवाल सुनो, सही सवाल, कितने प्रकार के वेरिएबल्स हैं? कितने प्रकार के वेरिएबल्स? एक ही प्रकार का है ना भाई, ये एक्स है तो ये एक्स ही तो है, तो टाइप तो 1 ही है ना। तो एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक ही वेरिएबल होना और एक ही टाइप का वेरिएबल होना दो अलग अलग बातें हैं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। ये सपोज करो मैंने कहा बाजार गए थे, क्या लाए? तो बोला कि मैं 1.5 किलो आलू लाया। मैंने कहा और क्या लाया? हाँ और भी लाया हूँ, 2.5 किलो आलू और लाया हूँ। अरे तो आलू ही लाया है ना, तो ये भी आलू ये भी आलू, तो आइटम तो एक ही हुआ ना। आइटम तो एक ही हुआ, एक तूने एक से ले लिए, दूसरे तूने किसी दूसरे से ले लिए, तो वो 2 वेरिएबल थोड़ा माने जाएंगे, एक ही वेरिएबल माना जाएगा। समझ गए? क्लियर है? तो इसमें इसने क्या कहा? 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन चाहिए। कितने वेरिएबल वाली? तो अब 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बनाते हैं कैसे? इसी एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में किसी भी एक वेरिएबल को y लिख दूं, जैसे इसको y लिख दूं, तो अब ये बन चुकी है लीनियर इक्वेशन इन। अब हमारा चैप्टर का टाइटल यहाँ पे कंप्लीट होता है जो गिवन था। ये एक क्लासिक एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ओके डन। बट ये ओनली एन एग्जांपल है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ये क्या नहीं है? स्टैंडर्ड। तो फिर अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ गए, तो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो पहले तो लीनियर इक्वेशन के बारे में लिख दीजिए, आ जाइए। इक्वेशन लिख दिया ना, लीनियर इक्वेशन, वेरी इजी डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, और डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ। याद रहे वेरिएबल की पावर चेक करनी है, कांस्टेंट की नहीं करनी है। कल को 10 के ऊपर अगर 3 पावर लगी हुई तो ऐसे मत कह देना डिग्री 3 है, इसकी डिग्री आज की 0 ही है, तो ये कांस्टेंट ही, वेरिएबल की पावर चेक होगी। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कहलाती है डिग्री, और वो डिग्री होनी चाहिए 1। तो उस इक्वेशन को कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन। यहां तक क्लियर? यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक लिखना है, ये तो लिखना ही नहीं नीचे वाला में। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़े। अब एक एक अच्छा सा सवाल आता है अक्सर बच्चों के माइंड में। यहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया गया? तो आगे की बात करें। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? अब इतना करते करते अक्सर एक सवाल बच्चों के माइंड में आ ही जाता है कि जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर और डिग्री 1 का क्या रिलेशन? तो इसका नाम लीनियर क्यों है? जैसे तारों का राजा का नाम तारेश है, तो कनेक्शन तो बैठा,
लंका का राजा लंकेश कनेक्शन तो बेटा, तो डिग्री 1 वाला लीनियर, ये क्या कनेक्शन बेटा, डिग्री 1 क्वाड्रेटिक को छोड़ो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तभी बात करेंगे, अभी अपन लीनियर की बात करें। डिग्री 1 वाला लीनियर ही क्यों होता है, इसका कोई कनेक्शन नहीं बेटा। तो इसका कनेक्शन अगर समझना है तो ये समझो कि एक लीनियर इक्वेशन जो होती है, जब आप उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी मैथ्स में अपन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे मैंने कहा सर्किल, तो सर्किल अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, बनाऊं तो ऐसे बनाऊंगा ना। तो ये अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन सबका होता है ना। तो एक लीनियर इक्वेशन का जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, अभी हम इसी चैप्टर में आगे चल के सीखेंगे, वो होगी एक लाइन। वो क्या होगी, एक लाइन। वो क्या होगी, एक लाइन। तो अब लाइन का लीनियर से क्या रिलेशन है, गहरा रिलेशन है। चेक करो, लीनियर के अंदर छुपा हुआ है लाइन, चेक करो, दिखा। तो ये कनेक्शन है डिग्री 1 और लीनियर में, क्योंकि डिग्री 1 का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो लाइन बनेगी, तो लाइन से बना लीनियर, लाइन से बना लीनियर। ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछे लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसी में आंसर छुपा हुआ है, लाइन होगी। क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी अपन करके भी बताएंगे कैसे होगी। चलो, अब टू वेरिएबल्स वाली डेफिनेशन लिखो। अ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू वेरिएबल्स। अब सर दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ए और बी भी हो सकते हैं, पी और क्यू भी हो सकते हैं, एल और एम भी हो सकते हैं, सी और डी भी हो सकते हैं, एक्स और वाई भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 26 लेटर्स हैं हमारे पास, कुछ भी हो सकते हैं। पर जनरली क्या लिए जाते हैं, जनरली क्या लिए जाते हैं, एक्स और वाई। तो कोई कुछ ना कहे, बताए ना, तो हम एक्स और वाई लेंगे। अगर वो बता रहा है कि नहीं नहीं मेरे को तो ए और भी पसंद है, तो फिर उसकी बात रख लेना, ए और भी रख लेना। लेकिन वो कुछ ना कहे तो जनरली बाय डिफॉल्ट क्या माने जाएंगे, एक्स एंड वाई टू ए। क्या दूसरा लिख दिया तो गलत नहीं माना जाएगा, बाकी जनरली हम यही कंसिडर करेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, चलें। इस सेट टू बी द लीनियर इक्वेशन, यहां तक लिख लिया गया, यहां तक लिख दिया हो तो बताओ। लिखो। तो अभी मैंने लिखने के लिए अब बोला। नोट्स कंप्लीट है तेरे पुराने? हाँ, ठीक है। शैली आपके कंप्लीट है, रिद्धि, अवधि पीछे आपको बना रहे हो, और इधर कंप्लीट है, सीधा बैठ। अक्षत हो गया, और इधर तीनों के, और आप दोनों के, अभिषेक नहीं लाया तो अभी कर दिखा। आज एब्सेंट कौन कौन है, संयम कहाँ गया, लेकिन क्या काम था उसको, काम नहीं बताया उसने, क्या मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम, और उसके अलावा और कौन, जतिन, जतिन जतिन साइंस क्लास में नहीं है, और इधर गर्ल्स में सारी आई है। ओके, चलो आ जाओ। अब आ जाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या है अगला टॉपिक, टॉपिक के हेडिंग डालिए आप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टॉपिक हेडिंग डालिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या हुआ, क्या गिर गया, ओके, चले आगे, हेडिंग डाल ली। अब सुनिए, हमें काम करते हैं, आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो समझ गए सब लोग, तो कुछ एक एग्जांपल्स लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। सबसे पहला एग्जांपल आर्या दी, आर्या गिव एनी एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज यू लाइक। बट चलो एक्स और वाई में देना, ए, अब हालांकि अपन ए और बी, टी एंड क्यू, टी और यू सब में दे सकते हैं, बट फिर मजा नहीं आता, एक्स और वाई में मजा आता है ना। एक्स और वाई में आप कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू, 5x + 5
इज इक्वल टू 10 प्लस, तो फिर 6y। सही है, क्या गलती है? चलो अगला एग्जांपल आप दोगे, बताओ रौनक, अगला एग्जांपल। 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 7y माइनस 9। ठीक है, तुषार बताओगे एग्जांपल। 2x प्लस 9y इक्वल टू 1। ठीक है फाइन। हाँ आप बताओ दुबे जी। हाँ 27y प्लस 3x इक्वल टू 4y। ठीक है ओके। हाँ बताओ। 25y प्लस 30, हाँ माइनस 4x, हाँ ठीक है। एक समीक्षा बताओ। 15y माइनस 6 इज इक्वल टू 16x। करी मैं क्लास क्या 3x। आपका नाम हार्दिक है। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5y प्लस, बस ठीक है। चलो चलो अब ये जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वैलिड है। अब इन एग्जांपल्स के साथ थोड़ा गेम खेलते हैं। कैसे गेम खेलते हैं अभी उसके रूल्स में बाद में बताने वाला हूं। अभी अपन उसको कैजुअल तरीके से देखते हैं, फिर अभी जनरल तरीके से इसके रूल्स में लिखवा दूंगा। हाँ क्या देखो, एक इक्वेशन में दो साइड्स होती हैं, एलएचएस एंड आरएचएस। एलएचएस में कुछ टर्म्स होती हैं, आरएचएस में भी कुछ टर्म्स होती हैं। हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस की टर्म्स को आरएचएस में बेच सकते हैं, आरएचएस की टर्म्स को एलएचएस में बेच सकते हैं, हमारी सहूलियत के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से। ठीक है। अच्छा लेकिन ऐसा कैसे बेच देंगे, जब अपन एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस में टर्म्स को शिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे तो वो उनके ऑपरेशन को अपोजिट कर देगा। अब मैथ्स में बेसिकली चार प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये चार प्रकार के ऑपरेशंस ये अपोजिट कर देगा, यानी जो ऐड हो रहा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर जाके, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो उधर जाके ऐड, यानी प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। जो मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई का उल्टा ऑपरेशन डिवाइड, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई। तो चार ऑपरेशन तो बेसिकली होते ही है। दो ऑपरेशन और भी ऐसे हैं जो हमारे करीब करीब हमारे मैथ में डे टू डे लाइफ में हमको, वैसे तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस भी होंगे, लॉगरिथमिक भी होंगे, एक्सपोनेंशियल भी होंगे, और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में, तो वो भी आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल 9th लेवल पे चार तो बेसिक हो गए, और दो और होते हैं जो जनरली हमको काम आते हैं। एक होता है स्क्वायर करना, और एक होता है स्क्वायर रूट करना। एक तो होता है स्क्वायर करना, जैसे 4 का स्क्वायर करो तो 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, और दूसरा है रूट करना, स्क्वायर रूट करना, 4 का रूट करो आंसर आएगा 2, 2 आएगा। तो स्क्वायर करना और स्क्वायर रूट करना भी एक दूसरे के अपोजिट ऑपरेशंस हैं। तो अगर इधर स्क्वायर हो रहा हो तो आरएचएस में स्क्वायर रूट हो जाएगा, और अगर इधर स्क्वायर रूट हो रहा हो तो आरएचएस में स्क्वायर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ गए। चलो तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप एक काम करें, जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, आप इसमें सातों के सातों एग्जाम्पल्स में सारी टर्म्स को एलएचएस में बिठाइए और आरएचएस में जीरो बिठाइए। सारी टर्म्स को कहां बिठाइए, एलएचएस में बिठाइए, और आरएचएस में किसको बिठाइए। जब सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी तो आरएचएस में कुछ भी नहीं बचेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, जब कुछ नहीं बचता तो जीरो बोलते हैं उसको। मैंने कहा इसके पास कुछ भी नहीं है, मैंने कहा इसके पास एक भी पेन नहीं है, दैट मींस इसके पास जीरो पेन है, तो कुछ भी नहीं का मतलब जीरो होता है, तो आरएचएस में जीरो बच जाएगा, और सारी की सारी टर्म्स एलएचएस में बिठानी है। तो देखो 5x + 5 तो ऑलरेडी एलएचएस में, उधर से 10 को इधर बुलाऊंगा तो 10 प्लस में, उधर 10 उधर प्लस में, अच्छा 10 उधर प्लस में, तो इधर आके
6y उधर प्लस में तो इधर आके अब RHS कंगाल, तो RHS कंगाल तो 0। अब इसको थोड़ा और प्रोसेस करते हैं, तो देखो 5x तो 5x ही रहेगा। 5x के बाद आप y वाली टर्म रखो, तो y वाली टर्म क्या है -6y। देखो ध्यान से 5 - 10 को सॉल्व कर सकते हैं ना, +5 - 10 -5 होता है इक्वल टू 0। तो ये जो अभी आप शक्ल देख पा रहे हो इस इक्वेशन की, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें पहली टर्म x वाली टर्म हो, दूसरी टर्म y वाली टर्म हो, तीसरी टर्म कांस्टेंट टर्म हो और RHS में 0 हो, तीनों के तीनों टर्म्स LHS में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब सबको कन्वर्ट करते हैं जल्दी जल्दी। हाँ बोलो। प्लस में आते हैं तो हम वहां पे वैल्यूज माइनस में रख देंगे। प्लस को देखो, प्लस को मैं पता है क्या लिख सकता हूँ, या माइनस को पता नहीं क्या लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास है -5, तो इसको पता है क्या लिख सकता हूँ, प्लस ऑफ -5 लिख सकता हूँ। -5 को प्लस ऑफ -5 भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्जन किए जाएंगे, ठीक है। आपको लिखना नहीं है, आपको माइनस को माइनस ही लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना प्लस ऑफ -5 करके, आपको -5 को -5 ही लिखना। ओके चलिए अब सबको कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी। तो 2x + 9y तो ऑलरेडी इधर है, इसको तो चेंज करना नहीं है। 2x + 9y तो ऑलरेडी इधर है, 1 को इधर बुलाओ तो +1 इधर आके इक्वल टू इधर आओ। पहले x वाली टर्म लिखनी है, तो पहले x वाली टर्म क्या है 3x। फिर y वाली टर्म लिखनी है, वो क्या है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो +27y। अच्छा 4y को इधर बुलाओगे तो इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव। RHS हो गया कंगाल। चलो 27y और -4y सॉल्व हो सकते हैं। देखो x की एक ही टर्म आएगी और y की भी एक ही टर्म आएगी और कांस्टेंट भी एक ही टर्म आएगी। कुल मिला के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में LHS में 3 टर्म्स आएंगी और RHS में 0 आएगा, ये फिक्स है। तो 3 ही टर्म्स आएंगी, तो 27y 4y को अलग अलग नहीं लिख सकता मैं, समझ गए। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 27y में से 4y, मेरे जेब में 27y पड़े थे, 4y गिर गए, कितने y बचे 20। तो इसको सॉर्ट आउट करके मैं लिख सकता हूँ 23y। सर इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं आई, इसमें तो कांस्टेंट टर्म ही नहीं आई, तो जब नहीं आई तो 0 माननी पड़ेगी। और RHS में तो वैसे 0 होता है, RHS में तो वैसे 0 होता है, इसकी बार कांस्टेंट टर्म भी 0 है, अब की बार कांस्टेंट टर्म भी 0 है। ये बन गए मेरी लीनियर इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें बनाओ, पहले x वाली टर्म लिखनी है, क्या है x वाली टर्म बोलो क्या है, y वाली टर्म क्या है +25, साइन के साथ बोला करो। और फिर +35 ऑलरेडी है, और 5 प्लस में इधर आके इक्वल टू 0। 35 - 5 क्या होता है 30 इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ देखो, सबसे पहले x वाली टर्म लिखते हैं हम, वो x वाली टर्म ही RHS में बैठी है, जिसको सबसे पहले लिखना है वही RHS में बैठी है, तो पहले उसको बुलाओ, पहले उसको बुलाओ। भाई शादी चल रही है, सब कुछ रेडी है, पंडित ही नहीं आया, तो पहले तो पंडित को ही बुलाएंगे। फिर भी पहले पंडित चाहिए, दूल्हा तो बाद में आता है, पहले पंडित उसको थोड़ी तैयारी तो करता है हवन कुंड की। सबसे पहले तो पंडित ही चाहिए। अब सब कुछ आ गया, पंडित नहीं आया, तो पहले तो पंडित को ही बुलाओगे ना, तो ये पंडित है, इसको पहले बुलाओ। तो 16x प्लस में इधर आके फिर 15y प्लस में 15y, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या है इक्वल टू लास्ट 3x पॉजिटिव, पहले x वाली टर्म, बाद में 5y इधर आके और +2। तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब किसी ने अगर पूछा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बता क्या होती है, तो ऐसा थोड़ी ना कि एक बच्चा ये बताएगा, दूसरा ये बताएगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, सब अलग अलग थोड़ा ना बताएंगे। एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए जो सबके लिए एक ही रहे। तो वो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, आप कंपेयर करना, उस जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म से आप सबकी फॉर्म कंपेयर हो जाएगी। लिखने वाला हूं मैं, देखो ax इज इक्वल टू 0, समझे। ax + by + c इक्वल टू 0, जहां पे a b c रियल नंबर्स होने चाहिए, जहां पे a b c रियल नंबर। जैसे कि इसको इस आखिरी वाली से कंपेयर करो, जरा आखिरी वाली से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू 3 है, p की वैल्यू -5 होगी और c की वैल्यू 2 होगी। तो 3 -5 और 2 तीनों ही रियल नंबर है या नहीं है,
चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आए ना, सारे नंबर्स रियल होते हैं जो भी हमने पढ़े सुने देखे। तो ये रियल नंबर्स है या नहीं है? तो एबीसी क्या होने चाहिए आपके? रियल। कोई भी पूछे उसमें ए क्या होता है? अच्छा सुनो, ये ए बी सी जो बगल में नंबर्स रखे रहते हैं जैसे 3 - 5 2, इनको बोला जाता है कोएफिशिएंट्स। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्पेलिंग होती है कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। तो ए क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स के बगल में बैठने वाला। बी क्या होता है? वाई का कोएफिशिएंट, वाई के बगल में। और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। देखो सी से मैच भी कर रहा है, सी फॉर कांस्टेंट, तो याद भी रह जाएगा ना। सी फॉर कांस्टेंट टर्म, बी फॉर वाई का कोएफिशिएंट, और ए फॉर एक्स का कोएफिशिएंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आप किसी से भी कंपेयर कर लो। किसी ने कहा सर इससे कंपेयर करके बताओ, देख ले भाई, हो जाएगी। ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू 25, सी की वैल्यू 30, तो -4 25, तीनों कोएफिशिएंट रियल नंबर है या नहीं है? और किससे भी करना चाहो कर लो, कोई कहे इससे करो जरा। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 23, और सी की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। 0 भी तो रियल नंबर है, 0 भी तो रियल नंबर है। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये सारे सब कुछ क्लियर है आपको? जो मैंने एक एक्टिविटी करवाई उससे क्लियर हो चुका होगा। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो। हेडिंग तो आपने डाली दी थी, ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देना। वेयर, जहां पे a तो होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोएफिशिएंट ऑफ y, और c होता है कांस्टेंट। a होता है, b होता है, c होता है। अब इनकी वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए? तो a की वैल्यू शुड बी रियल, b की वैल्यू शुड बी रियल, c की वैल्यू शुड बी रियल, यानी तीनों की वैल्यू रियल, पर साथ में a और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए। तो पहले इस बात पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। 0 नहीं हो सकती, a और b की नहीं हो सकती, c की तो हो सकती है। c की तो अभी थी ना एग्जाम्पल लिए, तो उसमें c की वैल्यू 0 आई थी। a की और b की नहीं हो सकती, नहीं तो वो इक्वेशन बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, वो इक्वेशन बर्बाद हो जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। लिखो यहाँ पर, जितना कहा जाए उतना लिखिए। हो गया? सीधे बैठिए जनाब। आप भी पूछ ले, पूछ ले, तू करवा दे, पैसे ले लेना। मैं, हाँ, मैं तो 2 बार करवा चुका हूँ, वापस ऐसे हो जाता है। नया लगाएगा उसमें भी यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज की प्रॉब्लम है इस पॉइंट पे। पंखा सही है वो, इधर कहाँ है पॉइंट? अरे पंखा खराब है, वो भी बहुत बड़ी टेंशन है तेरे लिए। जिंदगी खराब हो रही है उसकी टेंशन तो नहीं है तेरे को, पर पंखा खराब है ये तेरे को बहुत बड़ी टेंशन है माइंड में। चलो आओ, लिख लिया? यहां तक लिख लिया? उठा लिया? हो गया? चलो देखो, आइए अब स्क्रीन पे देखिए सब लोग। ए बी सी के बारे में जिक्र कर रहे थे हम। ए बी सी क्या होते हैं? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, उसके ये कोएफिशिएंट्स होते हैं अलग अलग टर्म के। एक्स की टर्म का कोएफिशिएंट ए, बी वाई की टर्म का कोएफिशिएंट बी और कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट सी। ठीक है, तो देखो ए के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, सी के आगे कोई ब्रैकेट में कांस्टेंट। ए बी सी तीनों रियल नंबर होने चाहिए, इस बात का जिक्र तो हम कर चुके हैं। बस एक चीज का जिक्र नहीं हुआ कि सर इसमें सी के लिए तो कुछ खास टिप्पणी नहीं करी, पर ए और बी के लिए एक खास टिप्पणी कर दी कि ए और बी जीरो नहीं हो सकते, और कोई भी रियल नंबर हो जाए। भाई जीरो भी रियल नंबर है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 1.5 हो जाए, √2 √3 5, कोई भी रियल नंबर हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या बिगड़ जाएगा अगर ये जीरो रख देगा, ऐसा क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा सी के लिए तो नहीं कह रहा है कि सी जीरो नहीं होना चाहिए, सी तो जीरो हो सकता है, सी कैन बी इक्वल टू जीरो। अभी अपन एग्जांपल्स लिए थे, उसमें एक एग्जांपल में सी जीरो था ना, एक एग्जांपल में सी जीरो था या नहीं था। ठीक है, तो फिर ए और बी को जीरो रखने में क्या परेशानी, परेशानी ये है, आप रख के देखो, चलो आप क्या करके देखो, रख के देखो। हेलो, हाँ जी, ये फोन कर देना, टाइम पे फोन कर देना। और अभी कहाँ जाना है, सही में नहीं पता कहाँ जाना है, उधर जाके पूछना, मुझे भी नहीं पता। चलो देखो इधर, हाँ तो हम बात कर रहे थे एबीसी को कांस्टेंट रख देंगे, ओ जीरो रख देंगे, ए और बी को जीरो रख देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो लेट्स एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अभी तो मैंने एक को भी जीरो नहीं रखा, ना ए को जीरो रखा ना बी को रखा, तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तीनों नॉन जीरो है, तीनों ही नॉन जीरो। अब जब कांस्टेंट टर्म को जीरो रखते हैं तो क्या होता है, सपोज करो -7 की जगह मैं जीरो रख दूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखना, 3x प्लस 2y -7 की जगह जीरो रख दो, तो -0 रख दो या +0 इक्वल टू जीरो, ऐसे बन जाएगी इक्वेशन। चलो अभी कांस्टेंट टर्म की जगह जीरो रख के देख लिया, चलो अभी इधर आओ, y वाली टर्म की जगह जीरो रखो तो क्या बनेगी, 3x प्लस 2y की जगह 0y, और फिर -7 को -7 रख दो इक्वल टू जीरो। अब x वाली टर्म की जगह जीरो रख के देखो, देखिए क्या होता है, तो 0x प्लस 2y -7 इक्वल टू जीरो। तो तीनों ही कोएफिशिएंट में एक एक बार मैंने जीरो रख के देख लिया, तीनों ही एग्जांपल्स में मैंने एक एक बार क्या रख के देख लिया, 0 1 2 3, इसमें इस जगह पे, इसमें इस जगह पे, इसमें इस जगह पे। देखो जो टर्म जीरो हो गई उसको बोलने की जरूरत नहीं होती। अब मेरे पास अगर एक भी पेन नहीं है तो मैं ऐसे दोनों बोलूंगा मेरे पास जीरो पेन है, मैं ऐसे बोलूंगा पेन ही नहीं है। कोई पूछेगा आपके पास क्या क्या है, तो मैं पेन वर्ड ही नहीं लिखूंगा उस लिस्ट में, है ही नहीं। भाई सपोज करो मेरे पास कुछ ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, अब मेरे पास 3 पेन है, 4 पेंसिल हैं, 2 इरेजर हैं, लेकिन मेरे पास शॉर्पनर नहीं है, तो मैं उस लिस्ट में शॉर्पनर लिखूंगा ही नहीं ना, ऐसा तो ना लिखूंगा जीरो शॉर्पनर, इससे बढ़िया मैं वो शॉर्पनर उसमें लिखू ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप दुकान पे कोई चीज लेने गए, अब आपका बिल बना कि आपने 2 किलो ये लिया, 3 किलो ये लिया, जो आपने नहीं लिखा उसका आइटम का नाम लिखेगा क्या वो, कि आपने 0 किलो ये लिया, अरे लिया ही नहीं तो उस आइटम को डिलीट करना। तो जो टर्म यहाँ पे जीरो कोएफिशिएंट लेके बैठी है उसको बोलने की जरूरत, तो इस इक्वेशन में जीरो को ये कांस्टेंट टर्म बोलने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन में वाई वाली टर्म बोलने की जरूरत नहीं है, इस इक्वेशन में एक्स वाली टर्म बोलने की जरूरत नहीं है, मानते हो। देखो 0 × y वैसे भी जीरो हो जाता है, और 0 × x, तो ये इक्वेशन कैसी बनी बताना जरा, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कैसी बनी बताना जरा, -7 इक्वल टू, और ये इक्वेशन कैसी बनी बताना जरा, 2y - 7 इक्वल टू 0। देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, पहली इक्वेशन का तो कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी दो वेरिएबल हैं, पर दूसरी और तीसरी इक्वेशन में ये लीनियर इक्वेशन तो है पर दो वेरिएबल की नहीं है, वन वेरिएबल की बन गई। इसमें एक ही टाइप का आइटम दिखाई दे रहा है, दूसरा आइटम तो डिलीट हो गया, समझ गए। सो ये लीनियर इक्वेशन तो है, ऐसा नहीं कि लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह गई, टू वेरिएबल नहीं रही, समझ गए। और हम लिख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल में कायम रखने के लिए ए और बी को जीरो नहीं कर सकते, समझे क्या, के और बी को जीरो क्यों नहीं कर सकते, और कोई भी रियल नंबर रख लो, दुनिया में इतने सारे रियल नंबर है, जीरो मत उठाना बस ए और बी के लिए, और वो सी के लिए तो चाहे उठा लो, सी के लिए हमने उठा के देखा तो भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कायम है, समझे क्या। चलो अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ ऑपरेशंस किया अपन ने, प्लस माइनस माइनस प्लस इनटू डिवाइड डिवाइड इनटू, वो तो हमने कर तो लिए लेकिन उनको लिखना भी है।
तो लिखना भी है तो वो चेंज ऑफ ऑपरेशन लिखो, या इसका आखिरी टॉपिक रहेगा, बाकी काम आप कल करेंगे। चेंज ऑफ ऑपरेशन, 6 चेंज ऑफ ऑपरेशन लिख लिया। वो तो पहले हो रहा है तुम्हारा, बैठो। तेरे तूने कर लिया दिखाना, मैंने तो स्क्रॉल भी किया है पुराना देख के लिखा है तुमने ना। जा तू जा, हाँ तू जा, तू आज ही निकल। नहीं तेरे को निकल, तू निकल, हाँ निकल। काम है तो बैठ नीचे, काम वाले नीचे बैठो। हाँ जाना है तेरे को, बैठ। तेरे को भी जाना है, हाँ जा, निकल निकल, पहली फुर्सत तो निकल। अरे जाओ ना, जिसको जाना है, इनको नहीं जाना है, इनकी गलती है क्या? हाँ निकलो, 3 इडियट। क्या दे दूं? 9782432337। और कौन सा नंबर है? चलो, चेंज ऑफ, बाकी लोग इधर देखो, ये आपको नोट डाउन करना है, स्टार्ट राइटिंग। चेंज ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने साइन। ऑपरेशन चेंज करना साइन चेंज करने जैसा ही होता है करीब करीब, वाइल शिफ्टिंग टर्म्स या फिर कोई वैल्यू बिटवीन बोथ साइड्स। अच्छा जरूरी नहीं है कि आरएचएस, अभी तो अपन क्या करें, सबको आरएचएस को एलएचएस में लेके आए, कुछ जगह पे अपने को एलएचएस को आरएचएस में भी लेके जाना पड़ता है। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सब एलएचएस में है, तो आप सबको एलएचएस में बुलाओगे ना, आरएचएस में क्यों भेजोगे किसी को? अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, बहुत सारी चीजें आगे, तो उस पर्पज से अपने को एलएचएस से आरएचएस भी भेजना पड़ सकता है। तो आप बिटवीन बोथ साइड्स, एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस कैसे भी शिफ्ट करो, आपको क्या क्या चेंज ऑफ ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसके बारे में सीखेंगे। तो जो प्लस होगा, इस एरो का मतलब है वो चेंज हो जाएगा। चेंज किस में हो जाएगा? माइनस। जो माइनस होगा वो चेंज हो जाएगा प्लस में। जो मल्टीप्लाई होगा वो उधर जाके चेंज हो जाएगा डिवाइड में, और जो डिवाइड होगा वो उधर जाके चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई। इन दोनों का मतलब है कि वो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे? देखो इधर देखो, 2x = 3 है, तो ये 2 × x है, ये क्या है यहाँ पे 2 × x, तो ये इंटू हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 3/2। अब आप ध्यान से देखो, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 1/2, 3 × 1/2 लिख सकता हूँ। तो आप ध्यान से देखो, 2 का रेसिप्रोकल हुआ या नहीं हुआ? तो मल्टीप्लाई से डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है। अच्छा डिवाइड करते हैं तो भी रेसिप्रोकल होता है, डिवाइड वाला देख लो। मान लो x/2 होता है इधर और उधर 7 होता, तो अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होता, तो x की वैल्यू क्या आती? 7 × 2, 7 × 2। अब यहाँ पे x/2 को क्या लिख सकते हैं अपन? x × 1/2। तो पहले एलएचएस में 1/2 था, लेकिन आज आरएचएस में 2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल हुआ, हुआ या नहीं हुआ? तो मल्टीप्लाई से डिवाइड करते हैं, डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली उस क्वांटिटी का रेसिप्रोकल करने जैसा होता है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन से जो हमारे काम आएंगे, स्क्वायर करना एंड स्क्वायर रूट करना है। तो यू कैन सी, कोई क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो सेम उसी क्वांटिटी का आरएचएस में या आरएचएस एलएचएस में जाते टाइम रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा हमने सर्ट्स एंड इंडिसेस अभी नंबर सिस्टम में क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स करना भी सीखा है, ठीक है? तो ये का ये रूल उसके लिए भी फॉलो होगा। मान लो यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो वहां पे क्यूब रूट हो जाएगा, और मान लो यहाँ पे क्यूब रूट हो रहा है तो वहां पे क्यूब रूट, ऐसे कितनी भी पावर में ये चलता रहेगा। ओके चलो जाओ, बाकी का काम कल करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे।